ये स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। कैसे हैं आप। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं अनुपात, रेशियो में। आपने देखा होगा कि कुछ तरह के सवाल जो ए बी बी सी के रेशियो वाले सवाल हम लोगों ने शुरू किए थे, एकदम छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के कैसे इन प्रश्नों को समझा जाता है और अनुपात के सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है, उस पर आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देख लिया था कि कैसे हम सवालों को समझते हैं। अगर ए बी बी सी का रेशियो दिया हो तो हम ए बी सी का रेशियो कैसे जान पाते हैं। ऐसे ही ए बी बी सी सी डी दे रखा हो तो ए बी सी डी का रेशियो कैसे निकल जाता है। इसके अलावा अगर कोई अनुपात भिन्न के रूप में आ जाए तब हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आपने देख लिया पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे कि हम अगर पैसे को बांटना चाहते हैं तो अनुपात में पैसे को कैसे बांटा जा सकता है। और इस चैप्टर के अंदर में यह एक सामान्य प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है कि कुछ पैसे दिए होंगे और ए बी सी डी कुछ लोग होते हैं, उनके बीच में पैसे को बांटा जाता है। उसके बांटने का क्या तरीका होता है, आओ समझा जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास सवाल ऐसा आ गया, एक प्रश्न लिखता हूं। 675 रुपए को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। एकदम छोटा सा प्रश्न है, देखिए कैसे बांटेंगे। अब इसको बांटना आप जानते होंगे, हम आपको 2-3 तरीके बता रहे हैं। जो पहला तरीका है पैसा बांटने का, ये है कि आप एक फार्मूला ध्यान में रखिए, धन गुणा अनुपात बटा अनुपाती योग। धन गुणा अनुपात बटा अनुपाती योग, ये है आपका सवाल। अब देखो, जैसे हमें ए को पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, कुल धन है हमारे पास 675 और गुणा ए का अनुपात है 5 और बटा अनुपाती योग है 5 + 4 9। हम इसे काटेंगे, 9 × 7 = 63 और 9 × 5 = 45 और 75 में 5 का गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 35, 2 = 37। ए को मिल गया 375। अब बी को क्या मिल जाएगा, 675 गुणा बी का अनुपात है 4, 4/9, ये फिर 75 होगा। अब की बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। तो आप देख रहे हैं इस सवाल को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। यह तरीका नंबर 1 है। जब भी कभी ए बी सी डी कई सारे लोग होते हैं, उनमें किसी एक का पैसा बताना हो, यह एक सही तरीका है। कभी कभी जब हमको सबका पैसा बताना हो तो इस तरह करना बहुत भारी पड़ जाता है, तब एक्स का तरीका ज्यादा ठीक होता है। जैसे जब ए को ध्यान से देखो, ए है और बी है, इनको मिला है 5, इनको मिला है 4। मैं मान लेता हूं इनको 5x मिला, इनको 4x मिला। अब इन दोनों का पैसा जोड़ने पर हो रहा है कितना, हमारे पास 675। अब बताओ 5x और 4x अर्थात 9x मिल करके हो रहा है 675। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, 675/9 हो गई। अब आप इसको काटते हैं तो ये बन जाता है 75। x की वैल्यू आ गई 75। अगर एक x की वैल्यू 75 आ गई तो बताओ 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 75 यानी 375 और 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 75 यानी 300। आप देख रहे हैं वही उत्तर फिर से आ गया है। अब हम इस तरीके को बांट सकते हैं, चाहे इस तरीके को बांट सकते हैं। अगर हम चाहें, कोई मान लो बहुत छोटा सवाल आ जाए, कभी कभी आता है, ऐसा सवाल बन गया, कहा गया भैया 42 रुपए को ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में बांटिए। इतना छोटा सवाल, ये 420 कह लीजिए, इतना भी छोटा ठीक नहीं है ना। बहुत छोटा भी सवाल लेना ठीक नहीं। देखो, हमने कहा, मान लो कहा गया भाई 420 रुपया है, 4:3 में बांटिए ए तथा बी। तो हमने क्या किया, इन 4 और 3 को जोड़ लिया, 4 + 3 7 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 42 हो जाए, 7 × 6 = 42 और 0 मिला देंगे तो 60 हो जाएगा। यानी हमारा फैक्टर आ गया 60। अब 60 का गुणा 4 से करेंगे, 6 × 4 = 24, 240 और 6 × 3 = 18, 180। देखो पैसा हमारा बट गया। बहुत आसान तरीका होता है।
जैसे कोई संख्या बांटना हो, देखो अगर हम कहें 1170 रुपए को ABC में 2:3:4 में बांटिए। प्रश्न आया 1170 रुपए को ABC में 2:3:4 में बांटिए। क्या करेंगे, पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1170 जाए, 13 9 117 आप समझ सकते हो, 13 बार में कर गया 130 आ गया। अब 130 दूना 13 दूनी 26 260, 13 3 39 390, 13 चौके 52 520। तीनों पैसा आपके सामने आ चुका। आप देख सकते हैं ये वाला तरीका देखिए, जहां पे हमने धन गुणा अनुपात बटा अनुपात योग किया, या फिर यक्ष देख लीजिए, यहां पर भी बड़ा लगाया गया, यहां पर भी बड़ा लगाया गया, लेकिन यहां देख लो कुछ भी नहीं लगाया गया और तुरंत हमारा उत्तर बन गया। अब ये सवाल देखकर ही निर्णय होगा कि कौन सा सवाल किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से पैसे को आप अलग अलग विभागों में बांटना समझ गए, सही है। अब देखो अनुपात के अंदर और कैसे सवाल बन सकते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल बनते हैं दो अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं और उनको, जैसे दूध पानी का अनुपात है। एक सवाल लिखता हूं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। देखो समान आयतन के दो बर्तनों में, समान आयतन के दो बर्तनों में दूध तथा पानी भरे हैं, जिनका अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 3:1 है। 2:3 तथा 3:1 है। उन्हें एक बड़े बर्तन में पलट दिया गया। उन्हें एक बड़े बर्तन में पलट दिया गया। अब दूध तथा पानी का नया अनुपात क्या है? अब दूध तथा पानी का नया अनुपात क्या? फिर से एक बार देख लो। समान आयतन के दो बर्तनों में, मान लो ये समान आयतन के दो बर्तन और इसमें दूध पानी का अनुपात है 2:3 और इसमें अनुपात है 3:1। अब कहा जा रहा है इनको एक बड़े बर्तन में दोनों को गिरा दिया गया। तो अब ये मान लो इस बर्तन में गिरा दिया गया, बड़ा बर्तन, अब इसमें गिरा दिया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि दूध तथा पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा। कैसे बताया जाए इसको? अगर आप बेसिक तरीके से लगाते हैं तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और दिखाएं कैसे। जैसे मान लो एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, दूसरा कलर ले ले। अब इसमें अनुपात है 2:3, इसमें अनुपात है 3:1। अब क्या करते हैं कि इसमें मान लो 1 लीटर है, या फिर ऐसे मान लो 1 लीटर है। भाई समान आयतन है, 1 लीटर का होगा। अब बताओ इसमें दूध कितना है? 2/5 दूध है, अनुपात बटे अनुपात ही हो। और पानी इसमें कितना है? 3/5। इसमें दूध कितना है? 3/4 और पानी कितना है? 1/4। मैंने क्या किया है? अनुपात बटे अनुपात योग किया। अब बताओ ये दूध है और ये दूध है, इनका यहाँ का दूध और ये दूध इकट्ठा करो और ये पानी इकट्ठा करो, तब क्या बन जाएगा? चलो जोड़ते हैं। कहाँ जोड़े? यहाँ जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 2/5 + 3/4। 2/5 + 3/4 एक साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? 3/5 1/4। देखो 3/5 और प्लस 1/4 यहाँ जुड़ जाएगा। अब 5 4 का लघुत्तम आप 20 करते हो। 5 चौके 20, 4 दूना 8 और 4 5 20, 5 या 15। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 20 फिर लघुत्तम लेते हैं। 5 चौके 20, 4 या 12 और 4 5 20, 5 1 5। तो 15 और 8 कितना होता? 23/20। और यहाँ क्या बनता है? 12 5 17/20। अब देखो अनुपात करते हैं तो 20 20 कट जाता है। आपका उत्तर हो गया 23:17।
23:17। एक बार चेक कर लें, 2/5 3/4 है, तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 4 25 20, 5 6 15, 23 सही है। लेकिन भाई मेरे एक बहुत बड़ा सवाल हो गया, इतना बड़ा हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया जाए जिससे ये थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं और किसी और तरीके से इसको लगाने का प्रयास करता हूं। आओ देखा जाए कैसे होगा। देखो हमने कहा यहाँ रेशियो है 2:3 और यहाँ रेशियो है 3:1। आप इनको जोड़िए, अनुपाती योग करिए, 3 2 5 और ये क्या है 3 1 4। 5 और 4 का लघुत्तम लीजिए, 20 आ जाएगा। और मान लीजिए कि 20 यूनिट यह भी है और 20 यूनिट यह भी है। लाभ की बात बता रहा हूँ, भिन्न से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा 3 2 5 और ये कहा 3 1 4। 5 और 4 का लघुत्तम निकालिए 20 और मान लीजिए 20 यूनिट ये भी है, 20 यूनिट ये भी है। अब इस 20 यूनिट को 2 3 में बांटिए, जैसे अभी हम लोग पीछे बांटे थे। तो 20 को 2 3 में कैसे बांटा जा सकता है? 3 2 5, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 4 3 12। फिर ऐसे ही इस 20 को 3 1 में बांटिए, तो 3 1 4, 4 5 20, 5 3 15, 5 1 5। अब दूध कहाँ है? ये 8 है और 15 है, दूध हो गया। अब 12 है, 5 है, पानी हो गया। 15 8 23 हो गया और 12 5 17 हो गया और आपका उत्तर आ चुका है। आप देख सकते हैं यही सवाल अब कितनी आसानी से हल हो जा रहा है। यही चीज आप बड़ी संख्या ले सकते हो, 3 बर्तन बराबर ले लो, 3 बर्तन में बांटो। आप जान सकते हैं अगर आप सवाल लगाए होंगे अनुपात के तो ऐसे सवाल आपको जरूर परेशान किए होंगे कि 3 बर्तन है, उनमें तीनों में अलग अलग अनुपात में दूध पानी रखा हुआ है। अब उन सबको एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाएगा, तब यह अनुपात क्या होगा। और एक सवाल देखते हैं। देखो 3 समान आयतन के बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः, दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:1, 2:1 तथा 3:1 है। उन्हें किसी बड़े बर्तन में पलट दिया गया, उन्हें किसी बड़े बर्तन में पलट दिया गया। अब दूध तथा पानी का नया अनुपात क्या है? नया अनुपात क्या है? क्या करेंगे? अब की बात 3 वस्तुएं, 3 बर्तन दिया गया है, तीनों बर्तन में अनुपात दे रखा है। थोड़ा कलर बदलता हूं, 1:1, 2:1 और 3:1। 3 बर्तन हम क्या करेंगे? इसे जोड़ेंगे 2, इसे जोड़ेंगे 3, इसे जोड़ेंगे 4। 2 3 4 बताओ, 2 3 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 12। और हम यह मान ले कि सारे बर्तनों में 12 यूनिट मिश्रण भरा है। 12 अनुपात के बराबर, लघुत्तम के बराबर मानेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आप लघुत्तम के बराबर मानते हैं तब आपको कहीं पर भिन्न का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब 12 को अगर 1:1 में बांटना होगा तो आप जानते हैं 6 और 6 होगा। इसमें 12 को 2 1 में बांटोगे, 2 1 3, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 4 1 4 हो जाएगा। इसको बांटोगे 3 1 4, 3 12, 3 3 9, 3 1 3 हो जाएगा। अब देखो अगर हम दूध को इकट्ठा करें, यह भी दूध है, यह भी दूध है, यह भी दूध है और बाकी सब पानी है, तो 9 8 17, 3 20, 3 23 हो गया और 6 4 10, 3 13 हो गया। और देखो यह अनुपात आ गया 23:13। मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल अब आप अच्छे समझ गए होंगे। भिन्न का इस्तेमाल ना करते हुए अगर आप लघुत्तम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी लघुत्तम को लेकर के ही एक और सवाल लेते हैं। बहुचर्चित प्रश्न है। देखो एक व्यक्ति ने अपने 2 धनों को, 2 धन है इसके पास, 2 धनों को अपने 4 पुत्रों A B C D में
क्रमशः 4, 3, 2, 1 तथा 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन का दोगुना हो तो सबसे अधिक धन किसे मिलेगा? अब ये देखो सवाल है, ध्यान से समझिए सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है, उसके पास दो प्रकार के दो अटैची मान लो आप। अब क्या हुआ कि एक अटैची को उसने खोला और अपने चारों पुत्रों को बैठाया और उनको 4, 3, 2, 1 के अनुपात में बांट दिया। फिर दूसरा खोला जो पहले वाले से दोगुना रकम था, उसको उसने 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांट दिया। अब चारों बच्चों को मिल चुका है। अब कहा गया बताओ किसके पास सबसे ज्यादा है। अगर आप इसको x मान कर लगाएं, निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा, लेकिन मैं आपको लघुत्तम का प्रयोग दिखाता हूं, तब देखो यह सवाल कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो हम 2 बार लिख देंगे A, B, C, D और फिर लिख देंगे, थोड़ा दूर लिखें, और फिर लिखेंगे A, B, C और D। यहाँ रेशियो है 4, 3, 2, 1। यहाँ रेशियो है 5, 6, 7, 8। अब ये जो दूसरा धन यहाँ बटेगा, पहला धन यहाँ बटेगा। अब देखो कह रहे हैं दूसरा धन जो है पहले धन का दुगुना है। अब बताओ अगर हम इसको 1x मान ले और उसको 2x मान ले तो हम बहुत झेल जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। तो हम 1x 2x ना माने, बल्कि हम इसे जोड़ लें पहले। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, इनका योग 10 आया और इनका योग देखो 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26 आया। 10 और 26 का लघुत्तम निकालते, बताओ 10 और 26 का लघुत्तम कितना होगा? एलसीएम इनका होगा 130। तो हम यह मान ले पहला धन 130 है और दूसरा धन 260 है। अब अगर पहला धन 130 है, उसको हम 4, 3, 2, 1 में बांटेंगे। दूसरा धन 260 है, दुगुना है, उसको 5, 6, 7, 8 में बांटेंगे और यह पाएंगे कि कौन किसको ज्यादा मिला है, किसको कम मिला है। बहुत आराम से निकाल लेंगे। और जोड़ा जाए 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। 10 से हम इसमें भाग देंगे 130 में, बनेगा 13। अब 13 का फैक्टर मिल चुका है। बताओ ए को क्या मिलेगा? 13 चौक के 52, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 13 1 के 13। इनके पैसे इस रेशियो में बढ़ चुके हैं। अब देखो इनका 260 रुपया, इनको जोड़ो तो आएगा 26। 26 धाम में 260, 10 आया हमारा फैक्टर। 10 पचे 50, 10 छके 60, 10 सते 70, 10 अठे 80। अब देखो ए को यहाँ 52 मिला है, ए को यहाँ 50 मिला है, ए को कुल कितना मिला है? तो हम इन्हें इकट्ठा कर दें तो पता चलेगा 102 मिला है। बी को यहाँ 39 मिला है, यहाँ 60 मिला है, कुल कितना मिला है? 99। सी को यहाँ 26 मिला है, यहाँ 70 मिला है, कितना मिला है? 96। और डी को यहाँ 13 मिला है, यहाँ 80 मिला है, कुल मिला है 93। अब हम क्या कह सकते हैं? बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सबसे अधिक धन ए को मिलेगा। तो मुझे भरोसा है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। बहुत आसानी से अनुपात ऐसी चीज है कि अगर हम थोड़ा सा लघुत्तम का प्रयोग करते हुए अनुपात के सवालों को लगाएं तो हमें यह सवाल बहुत ही आसान महसूस होगा। अगर हम यह मानकर बहुत झेल जाएंगे सवाल में तो बहुत लंबा बनेगा और बोरियत महसूस होने लगती है। कम से कम एग्जाम में वह सवाल इतना भारी बन जाता है कि लगाने की फिर इच्छा ना होती है। एक और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा तो उसमें अलग स्वभाव है। मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि प्रत्येक प्रकार के सवालों से आपकी मुलाकात करा दूं, जिससे जब आपके सामने पेपर आए तो आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हो। आओ देखा जाए। एक प्रश्न हम दोबारा लिख रहे हैं। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है।
एक हीरा बल्कि वह हीरा है ना जो हम लोग तोड़े, वह हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में है। हो गया। इस प्रकार उसके मूल्य में 70,000 रुपए की कमी हो गई। तो मूल हीरे का मूल्य क्या था? जरा समझिए इस सवाल को, थोड़ी से इसको पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है और एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से उसके मूल्य में 70,000 रुपए की कमी पाई गई। इस प्रकार उसके मूल्य में 70,000 रुपए की कमी पाई गई। तो बताओ जो ओरिजिनल हीरा था वह कितने रुपए का था? पहले हम आपको बता दें कि ये जो भार के वर्ग के समानुपाती कैसे होता है, इसको समझने के लिए मैं एक बात बताऊं। जैसे आपको सोना लगता है कि महंगी धातु है, लेकिन सोना जो है अभी भार के अनुपात में बिकता है। उदाहरण के साथ बता रहा हूं, मान लीजिए आपने 10 ग्राम सोना लिया और उसकी कीमत है 50,000, लगभग यही रेट इस समय चल रहा है। अगर आप 20 ग्राम खरीदते तब उसकी कीमत होती 1 लाख, दुगना। अगर आप 30 ग्राम खरीदेंगे तब उसकी कीमत होगी 1.5 लाख। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे आप भार बढ़ाते जा रहे हैं तैसे तैसे उसका मूल्य उसी अनुपात में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यह है, इसको हम कहेंगे एक सामान्य मूल्य सिस्टम। लेकिन हीरे की बात अगर करें तो हीरे का मूल्य भार के वर्ग के हिसाब से बदलता है। मान लीजिए 1 कैरेट का हीरा है और उसकी कीमत है 10,000 रुपए। बोलो, 1 कैरेट का हीरा है, मैं थोड़ा दूर लिखता हूं, 1 कैरेट का हीरा है और उसका मूल्य है 10,000 रुपया। अब ध्यान रहे, भार के वर्ग के हिसाब से होता है, 1 का वर्ग 1 होता है और इस हिसाब से उसका मूल्य हो गया 10,000। अगर आपने 2 कैरेट का हीरा खरीदा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और अब उसका मूल्य हो जाएगा 40,000 रुपया। ध्यान से समझिएगा, आपने खाली दुगुना हीरा खरीदा, दुगुना बड़ा है बस, माने 1 था 1 ग्राम का या 1 कैरेट का, ये 2 कैरेट हो गया और उसका कीमत हो जाएगी 40,000। अगर कहीं आपने 3 कैरेट का हीरा ले लिया तब वो 3 या 9 के हिसाब से उसकी कीमत तय होगी और उसकी कीमत हो जाएगी 90,000। आप देख सकते हैं हीरे का मूल्य किस गति से बढ़ रहा है। अब इसी तरह से हमारा वाला हीरा है जिसको हम लोग अब लगाने जा रहे हैं। आओ देखा जाए कैसे आते हैं इस सवाल पर। यह सवाल ध्यान से देखिए, कैसे हम इसे लगाएंगे आप इसको महसूस करिए। तो हम पाते हैं कि पहले हम लिखते हैं भाई ये हीरा हमारा टूटा है वो किस रेशियो में टूटा है? 1:2:3:4 के अनुपात में टूटा है। हम इसके साथ एक वेरिएबल लगा दें, x लगा दिया। अच्छा, जब ये हीरा नहीं टूटा होता तब इसका भार कितना था? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तब उस समय उसका भार 10x था। जरा बताओ, जब उसका भार 10x था तब उसकी कीमत क्या रही होगी? इसका स्क्वायर करो, हो गया होगा 100x स्क्वायर। जब हीरा नहीं टूटा था तब उसका भार कितना था? 100x स्क्वायर था। लेकिन जब वो टूट गया तो अब अलग अलग स्क्वायर के रूप में बिकेगा वो। तो बताओ ये हीरा कितने बिकेगा? x स्क्वायर में। ये हीरा बिकेगा, इसका स्क्वायर करो, 4x स्क्वायर में। ये हीरा बिकेगा 9x स्क्वायर में और ये हीरा बिकेगा 16x स्क्वायर में। अब जरा इसका मूल्य, नया मूल्य तय करो, सबको जोड़ा जाए। देखो इसका मूल्य कितना आया है, तो 16, 9, 25, 25, 4, 29, 31। अब इसका मूल्य वर्तमान में कितना है? 30x स्क्वायर। ध्यान से देख लो, मैंने कोई हीरा गायब नहीं किया है और जो हीरा अभी 100x स्क्वायर हुआ करता था अब उस हीरे का कुल मूल्य बचा है 30x स्क्वायर।
एकता में शक्ति है। आप देख लीजिए, ये गणित है, फिलॉसफी नहीं है, लेकिन इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है जब सारा हीरा एक जगह था तब उसकी कीमत 100x² हुआ करती थी, लेकिन अब वो बिखर चुका है, अब उसकी कीमत केवल 30x² रह गई है। मेरे देशवासियों, यह देख लो एकता का क्या मतलब होता है। अब देखो, अब हम देख पा रहे हैं कि जो पहले मूल्य 100x² हुआ करता था, अब केवल 30x² बचा है, यानी हमारे हिसाब से 70x² की कमी आ चुकी है। बोलो, हमारे हिसाब से कितने x² की कमी आई है? 70x² की कमी आई है। हमारे हिसाब से मूल्य में 70x² की कमी आई है, और ये कह रहे हैं 70,000 की कमी आई है। इसका मतलब 70x² बराबर 70,000। तो बताओ x² की वैल्यू क्या हो गई? 1000। और अगर x² की वैल्यू 1000 आ गई तो बताओ पुराने हीरे का मूल्य तो 100x² था। अब हम क्या करेंगे? 100 गुणा x² की वैल्यू हम 1000 रख देंगे, और तब हमारे हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 लाख। तब हमारे हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से, एकदम मुस्कुराते हुए इतने बड़े सवाल को आसानी से समझा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। एक सवाल लेते हैं, आपने देखा हमने सिक्के का सवाल तो शायद करवा ही दिया था, अगर नहीं करवाया था तो एक सवाल सिक्के पर और कर लिया जाए। सिक्के वाले सवाल देखो, अभी क्योंकि अभी ताजे ताजे ही सिक्के बंद हुए, 2-4-20 साल का मामला है, 10-15 साल का, तभी सिक्के के सवाल बंद है। लेकिन मान लो कुछ समय बाद, क्योंकि अब सिक्के छोटे वाले चलते नहीं है, तो सिक्के बंद होने के कगार पर भी है। तो एक सिक्के का सवाल और लेते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पिछले वीडियो में सिक्के का कोई सवाल किया था, अगर कोई बात नहीं, एक और सवाल करिए। देखिए सिक्के का सवाल हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। सिक्का है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के 1:2:4 के अनुपात में है। 1:2:4 के अनुपात में है। हो गया। यदि उनका कुल मूल्य 600 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। एक सामान्य प्रश्न है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब सिक्के का सवाल लगाने का तरीका देख लो एक बार दोबारा, अगर पिछले बार ना हुआ होगा तो इसी बार में ही देख लो। हम क्या करते हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा अलग अलग लिख देते हैं। अब इनके सिक्के हैं 1, 2 और 4 के रेशियो में है। इनके साथ हम एक वेरिएबल ले लेंगे x। अब चलो इन्हें रुपया बनाया जाए। अगर हम रुपया बनाएंगे तो आप जानते होंगे इनमें 1 से भाग दो तो रुपया बन जाए। ये चूंकि 2x के सिक्के हैं तो 98 के सिक्के, इसको 2 से भाग दो तो रुपया बन जाएगा, और इसमें 3 से 4 से भाग दो तब ये रुपया बन जाएगा। अब अगर इसको हम जोड़ दें तो हमारे पास कुल 600 रुपया आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1, 2 और 4 सब कट गया, खाली हमारे पास बचा कितना? 1x + 2x + 3x। 3x की वैल्यू आ गई 600, यानी x की वैल्यू हो गई 200। हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 200 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू आ चुकी है, 1 रुपया के कितने सिक्के थे? 1x, यानी 1 रुपया के सिक्के हमारे पास कितने हैं? 200। 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं? 200 दूना 400। और 25 पैसा के सिक्के हमारे पास कितने हैं? 2 चौके 800। अब आप इसकी जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे? देखो, अगर 1-1 रुपया के 200 सिक्के हैं तो 200 रुपया हो गए। 98 के 400 सिक्के हैं तब भी 200 रुपया हो गए, और 54 के 800 सिक्के हैं तब भी 200 रुपया हो गए, और इस प्रकार 200 200 200 कुल 600 रुपया हो गया। तो आप देख सकते हैं इस सिक्कों के सवालों को हम कितने आसानी से मस्तिष्क साथ लगा सकते हैं। हम प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिलेंगे, और फिर बने रहिए, एंजॉय करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।